नमस्कार। सत्य हिंदी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं एक खास विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूं। आप सभी ने देखा है कि गुजरात में अभी एक पुल ढह गया, उससे पहले मोरबी में भी ढह गया था। बिहार में हम लोगों ने देखा कि 17 दिनों में 12 पुल ध्वस्त हो गए। ये बड़ी चिंता की बात है आम लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह से जो विकासात्मक हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं। आप आखिरकार इसकी वजह क्या है? इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पीआर स्वरूप, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंटल काउंसिल का, इसके जो कि नीति आयोग के द्वारा बनाई गई एक संस्था है और जे देश भर में और विदेशों में भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को लेके काम करते हैं। उससे संबंधित एक प्रीमियर थिंक टैंक है। तो मैं आज इस बातचीत में स्वागत करता हूं डॉक्टर पीआर स्वरूप का। डॉक्टर स्वरूप, आपसे मेरा सबसे पहले ये पहला प्रश्न है कि इस तरह जो पुलों के ढहने की खबरें आ रही हैं, उसकी वजहें क्या हैं? क्या क्वालिटी खराब है, कंस्ट्रक्शन खराब है, या प्रॉब्लम कहाँ है? क्योंकि बिहार में भी हम लोगों ने देखा कि लगातार पिछले बारिश में पुल बह गए, और अभी गुजरात में हम लोगों ने देखा और भी जगहों पर। इसके कारण क्या आप समझते हैं? सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक हैं उन सबको नमस्कार। और मेरा ऐसा सोचना है कि ये खबर दूर तक जाए, सब लोग समझें कि क्या समस्या क्या है। बड़ी समस्या ये है कि हम जब कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्रिज हो, चाहे रोड हो, चाहे पुलिया हो, या इवन एयरपोर्ट हो, कुछ भी हम बनाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हमेशा के लिए स्ट्रक्चर बन गया। जैसे आप कार खरीदते हैं, कार में आपको सर्विसिंग करने की आवश्यकता होती है, चेक करने की जरूरत होती है। उसी तरीके से इन सारे भवन निर्माण कह लीजिए, चाहे आप सड़क निर्माण, पुल निर्माण कह लीजिए, उनकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी को चेक करते रहना अत्यंत आवश्यक होता है। बिल्कुल। मेरी सूचना के अनुसार करीब 10 लाख पुल आज देश में हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं। नंबर इससे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन करीब करीब इसमें छोटे बड़े मझोले हर तरीके के पुल आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि 10 लाख अगर पुल हमारे हैं तो कितने लोग हमारे पास हैं जिन्होंने की पुलों की स्वास्थ्य की चेकिंग के बारे में जानकारी है। और अगर कोई तबीयत खराब हो आपकी तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको दिखाते हैं, आपका इन्वेस्टिगेशन होता है और उसके बाद आपको दवा बताई जाती है या आपकी सर्जरी की जाती है। हमें ये समझना है कि हमारे जितने स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो पुल हो चाहे और कुछ हो, उन सब की भी एक सीमित आयु होती है। और उस सीमित आयु के बीच में अत्यंत आवश्यक है कि उसका जो है स्वास्थ्य चेक किया जाए। और चेक करना ही खाली नहीं, उसके साथ अगर उसमें कोई खामी पाई जाती है तो उसको फौरन हमको ठीक करना चाहिए। जैसे कि अब मेरी आयु काफी हो गई है तो अब ये जरूरी हो गया है कि मेरे ब्लड का टेस्ट होते रहना चाहिए, मेरा ब्लड प्रेशर जरूर चेक होना चाहिए। कब क्या गड़बड़ हो जाए किसी को पता नहीं। तो क्या इस तरह के जितने इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं देश भर में बनते हैं, उनका कोई एसओपी नहीं है, इस तरह का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें वो उनके हेल्थ की चेक होती रहे कि उनका कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है? मतलब इसकी कोई ऑडिटिंग होती है या नहीं होती? देखिए, एसओपीज एक नहीं अनेक हैं, बहुत सारे एसओपी बने हैं और ये बहुत समझदार लोगों ने बनाए हैं और बहुत कारगर भी हैं। लेकिन होता यह है कि किताबों में ज्ञान तो होता है, लेकिन अगर लोग पढ़े ना उसको, समझे ना उसको, तो कैसे बात बनेगी। हमको पता है कि जो हमारा पुराना पढ़ाई लिखाई का सिस्टम होता था उसमें हम किस तरीके से पढ़ाते थे। सबसे पहला हिस्सा होता था जिसको हम बोलते थे स्मृति। स्मृति जो थी वो पढ़े लिखे जो गुरु लोग होते थे वो अपनी याददाश्त से अपने तजुर्बे की बेसिस पे बताते थे। दूसरा होता था श्रुति, जिसमें कि ये लोग बोलते थे और छात्र जो थे वो उनको सुनते थे और उनका सम्मान करते थे कि अगर गुरु बोल रहा है तो वो सही बोल रहा है। और फिर तीसरा जो चीज आती थी उसको हम बोलते हैं लिपि, कि लिखी हुई चीज। ये जब पहले दो हिस्से पूरे हो जाते थे तब ये लिपि वाली चीज आती थी। अगर हम पहले स्टेज में सिर्फ लिपि पर ही जाएंगे तो बात कैसे बनेगी। हमारे पास आदमी नहीं है जो कि इस चीज को जानते हैं, निर्माण करने के लिए डिजाइन जानते हैं, बनते समय क्या क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए वो सब जानते हैं। नहीं, ये क्यों है? ऐसा क्यों है कि अब इतना बड़ा हमारा देश भर में
इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तमाम शिक्षा संस्थान हैं, तो हम ये कैसे कह रहे हैं कि हमारे पास लोग नहीं है? सबसे पहली जो दिक्कत हमारी है वो ये है कि हम कभी ये बात समझते नहीं है कि दुनिया में सिर्फ दो ही शाश्वत सत्य है। पहला शाश्वत सत्य ये है कि आप पैदा हुए थे, ये आपको पता है। कहाँ पैदा हुए थे, किन माँ बाप के जरिए आप आए इस दुनिया में, और किस समय पैदा हुए थे, ये तो आपको पता है। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा शाश्वत सत्य है वो ये है कि आप किसी दिन जाएंगे, और जाने का दिन भी आपको मालूम नहीं है, किन सर्कमस्टेंसेस में जाएंगे ये भी नहीं मालूम है। तो आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि हम बोलते हैं ना कि चिरायु हो, हमेशा के लिए आपकी आयु है, आप कभी न जाए दुनिया से, सब जानते हुए कि आप जाएंगे। तो हम जब तक ये मानेंगे कि जो हमारे स्ट्रक्चर हैं ये भी नश्वर है, इनकी भी एक आयु है। अब देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस में जो लोडिंग होती है वो डायरेक्ट लोडिंग ही खाली नहीं होती है, रेसिप्रोकल लोडिंग होती है, आपके टॉर्शन की लोडिंग आती है। जब कोई गाड़ी चलती है उसके ऊपर में तो कंपन होता है, वाइब्रेटरी लोडिंग होती है। नहीं, लेकिन ये जो पुल ढह रहे हैं, ये जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, हम सड़कें भी उसमें शामिल है जो खड़ते हुए हम देख रहे हैं जी, उनकी तो कोई आयु नहीं। उसमें तो ऐसी भी आ रही हैं कि जिसका अभी अभी उद्घाटन हुआ, या किसी ऐसे भी हैं जिसका उद्घाटन नहीं हुआ और पहले ही उनकी हालत खराब हो गई। तो जहां पर उद्घाटन नहीं हुआ या जो अभी बने हैं जो टूट रहे हैं, वहां पर बिना किसी शक के हम ये कह सकते हैं कि उन्हें बनाने वाले जो लोग थे उनको बनाने की विधा नहीं मालूम थी। या ये कहें कि उसमें करप्शन शामिल था? करप्शन भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि ये भी हो, लेकिन जरूरी ये होता है कि जो इसके ओनर होते हैं, ओनर मतलब सरकार, सरकारी इंजीनियर जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि पैसा जो जा रहा है वो हमारे देश के निवासियों के टैक्स से ही जाता है। तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि तनख्वाह जो उनको मिलती है, फैसिलिटीज जो मिलती हैं, वो मिलती हैं उसी टैक्स के पैसे से, तो वो उसका ध्यान रखें। तो ये हो सकता है कि ये भी एक चीज हो। लेकिन जो पुराने ब्रिज टूट रहे हैं, जैसे कि अभी जो आप बता रहे हैं बड़ौदा में जो टूटा है, ये 45 साल पहले बना, और इसके टूटने के पीछे वजह ये थी कि कम से कम 3 साल से लोग बार बार बता रहे थे कि भाई ये ब्रिज हिल रहा है, कंपन हो रहा है। अगर उसके बाद भी हम जागरूक न हो और हम खाली एसओपी को लेकर बैठे रहें तो शायद बात नहीं बनेगी। किसी देश में हम देखते हैं कि 50-50 साल पुराने और कई उससे भी कहीं ज्यादा पुराने पुल हैं। जैसे बिहार में हम कोइलवर पुल को देखते हैं, बहुत पुराना है। और भी कई सारे ऐसे पुल, वो ऐसा क्या वो बनाते थे कि वो टिक रहे हैं आज तक, और हम क्या बना रहे हैं आज की, जो कि कहा जाता है कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। तो ऐसे क्या इसमें गड़बड़ी हो रही है? ये सिवाय करप्शन के और क्या हो सकता है? नहीं, करप्शन के अलावा भी और भी बड़े बिंदु होते हैं। करप्शन एक हिस्सा है, ज्यादा हिस्सों में ये है कि हमें पता नहीं कि हम क्या बना रहे हैं। आप देखेंगे जितने पुराने पुल, अभी इवन आप पूना जाइए, मूला मुसा नदी जो है उसके ऊपर जो पुल बना हुआ है वो करीब 110 साल से बना हुआ है और बहुत अच्छा चल रहा है, सारे ट्रैफिक लोड के बावजूद। ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे वजह ये है कि उसको बनाने का, उसको डिजाइन करने का, उसके मटेरियल इस्तेमाल हुए, वो सारे जो थे वो कुछ मानकों के अनुसार डाले गए, कुछ मौसम के हिसाब से डाले गए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उड़ीसा का कोस्ट ले लीजिए, सागर तट वाला जो क्षेत्र है, भगवान ने वहां पर हमारे लिए लेटराइट पत्थर का भंडार दिया। लेटराइट पत्थर ऐसा होता है जिसमें कि छेद होते हैं, और पानी जब भरता है तो उसकी निकासी जल्दी होती है। आप अगर पुराने मंदिर देखेंगे, कोणार्क का सन टेम्पल देखेंगे, तो ये सारे लेटराइट पत्थर के बने। ये क्यों? इसलिए कि आप सागर तट पे हैं, तूफान आते हैं, पानी आता है, लेकिन वो पानी बाहर निकल जाता है, उसके प्रेशर से स्ट्रक्चर टूटता है। उसकी जगह पे अगर आप कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना देंगे वो तो नहीं बचेगा। जबकि आप देख रहे हैं कि 800, 900, 1000 साल से स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ताजमहल है, लाल किला है, ये सारे बने हुए नहीं कहीं जाते। दूसरा एक और चीज है कि हम कोशिश ये करते हैं कि स्ट्रक्चर जो है उसकी शॉर्ट टर्म में कमर्शियल यूटिलिटी और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखते हैं, जबकि हमको ये समझना है कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम कोशिश करें कि वो सालों साल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चले, बजाय इसके कि हम उसको एक ही पुश्त में या दो पुश्तों में निकालते हैं। अब आप ये देखिए कि अभी आप आइए तुगलकाबाद का किला,
पांडवों का किला देखिए दिल्ली में, कितने साल पुराना है, लेकिन स्ट्रक्चर वही था, क्योंकि उसको सही मटेरियल को चूज किया गया। तो अभी कहाँ समस्या आ रही है? क्या राज्य सरकारें इस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? कंस्ट्रक्शन के मटेरियल कमजोर आ रहे हैं? डिजाइन में समस्या हो रही है? क्या ये सब बातें तो सबको मालूम है कि ये पुराने चल रहे हैं और हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है। आज भी हम बहुत सी ऐसी चीजें बनाते हैं जो बहुत लंबा टिकता है। तो जो लंबा टिकने वाला और जो नहीं टिक रहा है, उसमें कारण आपको क्या नजर आता है? देखिए, एक बहुत बड़ा कारण जो मुझे नजर आता है वो ये है कि इसको बनाने वाले, जो निर्माण करने वाले लोग हैं, उनको इसकी सही जानकारी नहीं, और ये तीनों स्तर पे आता है। जो कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स हैं, जो हमारे कामगार लोग हैं, उन्हें भी नहीं आता है। जो उनके सुपरवाइजर्स हैं, उनको भी पता नहीं, और जो हमारे इंजीनियर्स हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, डिग्री होने के बावजूद भी उनको भी ये चीजें पता नहीं। और इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये पड़ा है, मैं आज आपको बताऊं कि देश में आज हम सबसे बड़े इंडस्ट्री को अगर हम देखें कि जिसमें कि रोजगार भी मिलते हैं और काम हो रहा है, वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एक एग्जांपल दूंगा, 23 मेट्रो कॉर्पोरेशन इस समय बन रहे हैं देश में। हर एक के पास में लाख से 1.25 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 50 लाख रुपए की हाईवेज बन रही है। नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, 50 लाख करोड़ की। 50 लाख करोड़ की, ये सब करोड़ों में जा रहा है, लाख तो मतलब लाख नहीं। और इसके बाद में बिल्डिंग है, आप देखिए कि ऐसे शहर बेंगलोर, पूना, दिल्ली, दिल्ली तो एनसीआर पूरा भरा हुआ है। आप बॉम्बे में देखिए, वाशी और जो नई न्यू बॉम्बे जिसको हम बोलते हैं, भर चुका है और इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब बताइए मुझे कि कामगार कहाँ से आएंगे? नहीं है कामगार। आपके पास में कुल मिलाकर के कामगार जो है वो इस समय सिर्फ 3 क्षेत्रों से आते हैं। नंबर 1 पूर्वी उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मेरा राज्य बिहार, नंबर 3 झारखंड, जो कि पहले मेरा राज्य ही था, साउथ बिहार जिसको हम बोलते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारे पास में अगर काम करने वाले लोग नहीं होंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जिनको नहीं होगा, उनको लोग ठीक से पढ़ाएंगे नहीं, तो फिर तो मुश्किल है। स्किल्ड वर्कर्स की कमी है। स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, स्किल्ड सुपरवाइजर्स की कमी है, स्किल्ड इंजीनियर्स की कमी है, ये सबसे बड़ी कमी है। और इस कमी को दूर करने के लिए हमारी संस्था जो है, हमने 4-5 अलग अलग राज्यों में 4-5 यूनिवर्सिटीज के साथ में करार किया है। सीआईटीसी ने। जी, सीआईटीसी। और हम क्या कर रहे हैं, ये बड़ा शांत किस्म का आप कह लीजिए कि प्रयास है हमारा, तो बड़ा अच्छा प्रयास निकला है। 1,500 करीब लड़के और लड़कियां वो इस समय बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, काम करते हैं और पूरा मन लगा करके काम करते हैं, काम सीखते हैं। उन्हें पढ़ाता कौन? उन्हें हम पढ़ाते हैं, और हमारे द्वारा जो नॉमिनेटेड प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस ये लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि इनको प्रैक्टिकल नॉलेज है। आप थोड़ी देर पहले आपको पता है, मैं उड़ीसा के हमारे मित्रों से बात कर रहा था, जहां पर कि उन्होंने तूफान को लेकर के बात की कि किस तरीके से साइक्लोन से नुकसान होता है, हमारी खेती का नुकसान होता है, किसानों को नुकसान होता है। तो रास्ता बड़ा सीधा है। सैटेलाइट इमेजरी अगर हमको पता हो कैसे, तो हमें पता लग जाएगा कि कब जो है यहाँ आपदा आने वाली है। प्री कास्ट स्ट्रक्चर को अगर हम तैयार करके रखें, तो जो बैरियर्स होते हैं टाइप के, वो हम लोग लगा सकते हैं बड़े आराम से। पानी आना बंद हो जाएगा, सलाइन पानी जो होता है, नमकीन पानी समुद्र का। इस तरीके की कई सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल लेवल पर हम कर सकते हैं। तो ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्या सीआईटीसी राज्यों को इस बारे में सलाह देती है? केंद्र सरकार को सलाह देती है? जी, हम लोग अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है सब कर रहे हैं, और हमारा निवेदन सब राज्य सरकारों से भी है कि वो भी जरा जागे इस पूरी चीज में। और एक और बात जो मैं कहना चाहूंगा इस माध्यम से, कि आज हम देखें अगर, तो हमारे जो पूर्वी राज्य हैं, तीनों चारों जो पूर्वी राज्य, उन सब में स्थिति ये हो गई है कि जो हमारे लड़के लड़कियां वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के बहुत परेशान। जबकि हालत ये है, और ये आयरनी है, कि जहां हमें जरूरत है करोड़ों लड़के लड़कियों जो कि निर्माण उद्योग में जाए, उनकी जगह पर आज हमको लाखों में मिलते हैं। अब क्या करें ये बताइए। वो चाहते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए। क्यों सरकारी नौकरी मिल जाए? शायद वो चाहते हैं कि उन्हें आराम मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा। फैक्ट ये है कि समाज में सम्मान आपको तब मिलता है जबकि आप कुछ काम कर सकते हैं। मैं अभी सुन रहा था, हमारे मित्र CRRI के डायरेक्टर,
उन्होंने बताया कि करीब 3 पोस्ट थी उनके पास पियंस की ऑफिस में, 35,000 एप्लीकेशन आई, जिसमें कि इंजीनियर्स भी थे, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट्स भी थे, और 2-3-4 उसमें PhD। अब आप मुझे बताइए कि इतना सारा पढ़ाई करना, ये सब काम करना, रिसर्च करना, कोई इसका फायदा नहीं। इससे अच्छा था कि वो कुछ और काम करते, पढ़े लिखे लोग। नहीं, इस बारे में CIDC ने जो पहल की है, खासतौर से युवाओं को स्किल करने की, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से संबंधित, उसके इंजीनियरिंग से संबंधित, ये एक बेहतरीन प्रयास है। लेकिन अभी जो इस तरह की जो समस्याएं हो रही हैं, उसको लेके आप राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, पॉलिसी मेकर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कम से कम 4 या 5 मुख्य प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहली प्रॉब्लम है जन संसाधन की, मैंने आपको भी बताया। मेरी राय हर राज्य सरकार को, PSU को जो कंस्ट्रक्ट कराते हैं, उनके लिए ये है कि वो सबसे पहले अपने यहाँ पर एट्रिशन कितना हो रहा है, क्षरण कितना हो रहा है वर्कर्स का, उसका सीधे सीधे स्टडी करवाएं। हम लोग करके देंगे, तो हम कर भी रहे हैं कईयों के लिए। नंबर 2, हमको ये देखना है कि सेफ्टी, क्वालिटी और इन्वायरमेंट, इन 3 इश्यूज पर हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, जिसमें इंजीनियर भी शामिल हैं, सुपरवाइजर्स भी शामिल हैं और वर्कर्स भी शामिल हैं, बल्कि वर्कर ज्यादा शामिल, उनको कम से कम ज्ञान हो और वो अपनी जीवन की सुरक्षा कर सकें, स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकें और काम अच्छा कर सकें। इसके बाद में अगली चीज आती है कि आपको जो निर्माण की विधाएं हैं, उनको भी बदलना पड़ेगा। आप वही कन्वेंशनल तरीके से काम नहीं कर सकते, आपको बदलना पड़ेगा। नहीं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। ये तो देखिए, प्रधानमंत्री आम आदमी के परसेप्शन में तो यही आता है ना कि आपने एक नए किस्म का वो किया। नहीं, तो राजनीतिक नेतृत्व को आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मेरा निवेदन है कि ये सारे जो प्रयास हो रहे हैं, ये इसीलिए हो रहे हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विचार है, सपना है, वो पूरा हो। हम चाहते तो जरूर कि ये सब चीजें हो जाएं, और जहां तक कोशिश है उनका प्रयास हमेशा रहता है, और बाकी जो हमारे राजनीतिक नेतृत्व के लोग हैं वो बोलते हैं इस बात को। लेकिन एक चीज होती है, जैसे होता है अमली जामा पहनना, इसको अमली जामा पहनाइए, हम मदद करेंगे, हम जुड़ेंगे आपके साथ। हमारा जो गठन हुआ था उसके पीछे जो कारण था वो यही था कि हम निर्माण उद्योग को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलने के लिए कमजोरियों को निकाल करके हटाने करें। ये सब चीजें पता है, ये हम कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि इसको शुरू करना पड़ता है। आप कहीं ना कोई कम्युनिकेशन गैप है? नहीं, कम्युनिकेशन गैप के अलावा क्या होता है कि ये एक थॉट प्रोसेस है। हम अगर सोचते रहेंगे कि हम रास्ता बहुत कठिन है, दुर्गम है, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, तो बड़ी चलने के लिए, रास्ता तय करने के लिए चलना तो पड़ेगा। तो हम ये कहें कि जो आपने कहा कि 50 लाख पुल इस देश में करीब करीब होंगे, 10 लाख मान लीजिए, तो उसमें कितने % इस तरह के खतरे से वो हैं, ग्रसित हैं? मेरे पास इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स जिनको भी जब सर्वे करा जाए, और मेरा जैसा सोचना है और जितनी मेरी जानकारी है, इसमें कई सर्वे हो चुके हैं। CRRI ने एक सर्वे करके ऑलरेडी दिया, उनके नंबर्स जो है वो अवेलेबल है। शुरुआत करने के लिए वहीं से ही शुरू करें। क्या बोलते हैं ना कि जर्नी है 1000 माइल्स, ये तो स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन, तो शुरू करें। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि हमें आदमियों को तैयार करना है। पिछले 2 साल से इन्हीं सब आपदाओं की वजह से हम लोग ब्रिज हेल्थ इंस्पेक्टर का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करते हैं। आज तक ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 इंजीनियर्स जो सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, वो लोग हमारे साथ में जुड़ करके उन्होंने सीखने की कोशिश की है, वो जानते हैं। लेकिन अब उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि गुण तो आपको आ गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या उनके विभाग उनको इस काम के ऊपर में निर्धारित करते हैं, ये भी जरूरी है। आप डॉक्टरी पढ़ लीजिए जाकर के मेडिकल कॉलेज में, लेकिन अगर आपको पेशेंट ही नहीं मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर आप कैसे बनेंगे अच्छे डॉक्टर? तो एक तरफ जहां समस्या मैन पावर की है, जैसा आपने कहा, इंजीनियर्स भी, वर्कर्स भी, और हर लेवल पे कमी है, जिसके लिए CIDC एक नए सिरे से प्रयास कर रहा है, वहीं हमें अपने तौर तरीकों को भी बदलना पड़ेगा कि इस तरह के जितने भी पुलों का निर्माण हो रहा है उसके सेफ्टी का, उसकी ऑडिटिंग हो, उसकी देखरेख की व्यवस्था हो, और उसका सर्वे करके उसमें प्रबंध किए जाएं। आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ।
ऐसा जैसे बोला जाता है कि इस दुनिया में हर पांचवा आदमी जो है वो भारतीय मूल का है। चाहे वो देश में रहे, चाहे विदेश में रहे, चाहे कहीं और रहे, भारतीय मूल का है। आप मुझे ये बताइए कि इस समय दुनिया भर में तरह तरह की लड़ाइयां चल रही हैं और इन लड़ाइयों का परिणाम स्वरूप क्या होता है? बम डाले जाते हैं, बिल्डिंगें चूर हो जाती हैं, लोगों को रहने की जगह नहीं होती। आप यूक्रेन ले लीजिए, आप ईरान ले लीजिए, पैलेस्टाइन ले लीजिए, अफ्रीका में देखिए आप, कई जगह पे ये जो चल रहे हैं इस तरीके की चीजें। हमें एक सवाल का जवाब अपने आप से पूछना है। वो लोग जो कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 5वां हिस्सा है, क्या हम ये नहीं समझते हैं कि यही लोग हैं जो कि जाकर के बाद में इन सारी चीजों का निर्माण करेंगे? इकोनॉमी किसकी बढ़ेगी? हमारी बढ़ेगी ना। बिल्कुल है। आपका ख्याल अच्छा है कि विश्व के देशों में जहां भी विध्वंस हो रहा है वहां निर्माण अगर करेगा तो भारतीय इंजीनियर, भारतीय स्किल वर्कर्स कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ हमें अपने देश में भी जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसकी क्वालिटी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुझे याद है कि मैं 40 साल पहले दिल्ली आया बिहार से। इस 40 सालों में मैंने बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बारिश आती थी दिल्ली, उस समय भी आती थी, कभी भी सड़कों के ऊपर पानी का रुकाव मैंने नहीं देखा, एक्सेप्ट वो जो ब्रिज है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में, मिंटो ब्रिज है जो भी है, वो छोड़ करके बाकी कहीं भी पानी की रुकावट नहीं। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो अंडरग्राउंड पाइप डाले गए थे जितने भी वो साफ थे, वो सारे पानी की निकासी करते, कोई समस्या नहीं आती आज। लेकिन अब क्या है, अब ये सारी चीजें चौक पड़ी, इनको ठीक नहीं हम कर सकते। मजे की बात यह है कि ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग प्रमोट करते हैं और हम ही लोग, हमारी संस्था ही चलाती है। ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी मतलब आपको सड़क को खोदे बगैर उस पाइपलाइन को कैसे जगाना है। बन भी रहे हैं, लग भी रहे हैं जगह जगह पे, लेकिन क्या इसको हमें देशव्यापी नहीं करना चाहिए? राज्य सरकारें ही करेंगी। 80% काम जो होता है वो देशव्यापी करने के लिए तो फिर केंद्र सरकार को बीच में आना पड़ेगा। केंद्र सरकार अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस देती है, देते रहे हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, निविदाएं जो होती हैं, टेंडर्स होते हैं, यूनिफॉर्म टेंडर कंडीशन जो है वो बना करके केंद्र सरकार के मार्फत हमने राज्यों को दी। कुछ उसमें से राज्यों ने इसको जोड़ा भी अपने यहाँ, लेकिन सारी चीजें नहीं जोड़ी। अब बात यह है कि जिम्मेदारी और जो ओनरशिप होती है एसेट्स की, वो तो राज्य सरकारों की ही ज्यादा है, चाहे वो केंद्रीय सरकार पैसा दे, क्योंकि जो हम टैक्स लेते हैं उसके डेवोल्यूशन में काफी पैसा जाता है राज्यों के पास। क्यों नहीं उसको ठीक से खर्च किया जाता है? अभी मैं सुन रहा था आप लोगों के जो वार्तालाप होते हैं उसमें कि आपका जो सालाना बजट है बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिर्फ एक शहर का 75,000 करोड़ रुपए। आप सोचिए कितनी बड़ी धनराशि कहाँ इस्तेमाल होगी। ये सोचने का काम तो देखिए राज्य सरकारों का ही। तो ट्रेंचलेस कम्युनिकेशन उसमें नहीं जाता, फिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी में चला जाता है ये 75,000? अब इसका जवाब तो जो चलाते हैं, देखिए बात सुनिए, आपका घर है, आप अपने घर को साफ रखें, आप अपने घर को गंदा रखें, आप अपने घर को टूटने दें, ये तो आपकी जिम्मेदारी है पांडे जी। तो बात घूम फिर के फिर वहीं आती है, हमारे राजनीतिक नेतृत्व चाहे राज्य सरकारों का हो, केंद्र सरकारों का हो, जो संस्थाएं उसमें लगी हुई हैं कंस्ट्रक्शन में, उसकी जिम्मेवारी हो, और कहीं ना कहीं हम इस टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करें और वो ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी, हमारी करप्शन वाली टेक्नोलॉजी में उसका धंधा चला जाए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर पी.आर. स्वरूप, जो पिछले 50 से भी अधिक सालों से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। उसके बहुत ही अनुभवी और देश के जाने माने अभियंताओं में से एक और उसकी पॉलिसी बनाने वालों में से एक, इस थिंक टैंक के जो कि नीति आयोग के तहत बना है उसके डायरेक्टर जनरल हैं। आपके विचार सुन रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए डॉक्टर स्वरूप। धन्यवाद।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.